प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल बाद इजराइल दौरे पर हैं और इस दौरे पर कई अहम समझौते होने हैं। खास तौर पर डिफेंस सेक्टर में। दरअसल भारत अपने डिफेंस सेक्टर को और मजबूत करना चाहता है, क्योंकि बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में कौन कब किसका दुश्मन बन बैठे कहा नहीं जा सकता। और अगर पाकिस्तान चीन जैसे पड़ोसी हो तो तैयारी और भी पुख्ता होनी चाहिए। यही वजह है कि भारत अपनी रक्षा और सुरक्षा की तैयारियों को चाक चौबंद कर रहा है। पीएम मोदी के इजराइल दौरे पर रक्षा क्षेत्र में कई बड़े समझौते होने वाले हैं। इसमें सबकी नजर गोल्डन हेरोइजन बैलिस्टिक मिसाइल पर होगी। ये मिसाइल 2000 किलोमीटर तक अपने लक्ष्य को दागने में सक्षम है, यानी पाकिस्तान की वायु सीमा में घुसे बिना भी उसके तमाम ठिकाने स्ट्राइक रेंज में आ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने अपना महाविनाशक गोल्डन हेराइजन मिसाइल भारत को देने का ऑफर दिया है। इसके साथ ही हेरॉन MK2 मेल ड्रोन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, बराक 8 और आयरन डोम डिफेंस सिस्टम पर भी बातचीत होगी। यानी पाकिस्तान की एक गलत हरकत उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी। पहले रूस से S-400 वाली डील और अब इजराइल से हथियारों के सौदे ने रावलपिंडी में बैठे आसिम मुनीर का बीपी बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समय अनुसार करीब 4 बजे इजराइल पहुंचे और इस दौरान बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रोटोकॉल तोड़कर इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू अपनी पत्नी सारा के साथ एयरपोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान एक जबरदस्त नजारा दिखा। जब पीएम मोदी प्लेन से उतरे तो उन्होंने नमस्ते किया। दोनों ने बेहद ही गर्मजोशी के साथ एक दूसरे को गले लगाया। इस दौरान दोनों देशों का राष्ट्रगान गाया गया। एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर मिला। वहीं पीएम मोदी और नेतन्याहू के बीच केमिस्ट्री बेहद ही जबरदस्त दिखी। एयरपोर्ट के बाद पीएम मोदी और नेतन्याहू एक ही कार में निकले, जो पीएम मोदी की कार डिप्लोमेसी दिखाती है। वहीं इजराइल यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्लाइट लोकेशन को दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैक किया गया है। ये जानकारी पॉपुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्लाइट रडार के डेटा से मिली है। प्रधानमंत्री मोदी का इजराइल दौरा केवल रक्षा सौदे के लिए नहीं, बल्कि कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम मोदी की इस यात्रा में AI ड्रिवन कॉम्बैट सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पर खास जोर रहने वाला है। यही वजह है कि इजराइल में भी पीएम मोदी के दौरे को लेकर काफी उत्साह है। पीएम मोदी के दौरे पर इजरायली अखबार द जेरूसलम पोस्ट ने उनके स्वागत के लिए एक खास फ्रंट पेज छापा है। फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ हिंदी में नमस्ते, जबकि हिब्रियो भाषा में शालोम लिखा दिख रहा है। ये दर्शाता है कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर इजराइल कितना अहमियत दे रहा है। वहाँ के भारतीयों में भी जबरदस्त उत्साह दिखा। We want to look more and more technology in our country, especially last time AI summit in India. This is a big achievement to all the world. They are looking in India. पीएम मोदी के इस दौरे से 2 स्पष्ट संदेश है। पहला, भारत अपनी मिडिल ईस्ट की नीति को अधिक संतुलित रूप में आगे बढ़ा रहा है, और दूसरा, आने वाले समय में भारत इजराइल सैन्य तकनीकी सहयोग, AI युद्ध प्रणाली, काउंटर ड्रोन और मिसाइल डिफेंस के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की आशंका बनी हुई है और ऐसे में इजराइल में भी जबरदस्त तरीके से तैयारी है। इजराइल के घरों में बने बंकर बेहद ही सुरक्षित और आधुनिक होते हैं। इन बंकरों को करीब 20 फीट नीचे बनाया गया है और बंकर के दरवाजे बनाने के लिए बेहद मजबूत लोहे का इस्तेमाल किया गया है। तो आप भारत के लिहाज से कह सकते हैं कि ये बंकर जमीन के 2 मंजिला नीचे है, जमीन के अंदर, और देखिए ऊपर लिखा भी है शेल्टर, और इस तरह से हैवी गेट है लोहे का। वहीं यहाँ बंकर से होते हुए एक रास्ता भी है जो दूसरी तरफ खुलता है, जहाँ रहने और खाने के लिए इंतजाम है। इसी शेल्टर में देखिए जिम भी है और नीचे एक और आप कहें कि डाइनिंग एरिया भी बना रखा है, ये जिम बना रखा है। ऐसा नायाब नमूना आपको इजराइल के हर घर में दिखेगा, जहां बंकर में भी तमाम तरीके की सुविधाएं बनाई गई है और आपातकालीन स्थिति में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। देखने के लिए छोटे छोटे जगह का बेड भी बना रखे हैं। देखिए ये 2 हसीन बेड है। हर सुविधाओं से लैस ऐसे आधुनिक बंकर बनाए गए हैं जो किसी भी हाल में सायरन बजते ही महिलाओं और बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित जगह होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर के बाद अब जापान के दौरे पर हैं और यहाँ दौरे के पहले ही दिन औद्योगिक निवेश को लेकर एक बड़ी डील हुई है। अलग अलग जापानी कंपनियों के साथ लगभग 11,000 करोड़ रुपए के निवेश पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मतलब साफ है, योगी आदित्यनाथ जापान से उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा निवेश लेकर आने की कोशिश में लगे हैं। क्योंकि सिंगापुर की तरह ही सीएम योगी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ डील साइन कर रहे हैं। कुबोता कॉर्पोरेशन, मिंडा कॉर्पोरेशन, जापान एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, नागासे एंड कंपनी लिमिटेड, सीको एडवांस, ओएंडो ग्रुप, फूजी जैपनीज जेवी और फूजी सिल्वरटेक कंक्रीट प्राइवेट लिमिटेड के साथ निवेश पर करार किया। साथ ही सीएम ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश में किया गया उनका एक एक पैसा सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में निवेश की अनंत संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोग अपना निवेश करें
उत्तर प्रदेश के अंदर किया जाने वाला आपका प्रत्येक निवेश न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि आपके लिए भी वह निवेश पूरी तरह सुरक्षित भी होगा। सीएम योगी यूपी के लिए टर्निंग पॉइंट बनने वाले हैं, जो यूपी को चमकाएगा, लाखों करोड़ों के निवेश दिलाएगा और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में मदद करेगा। योगी मॉडल जिसने यूपी को अब तक अपराधी फ्री, माफिया फ्री और दंगा फ्री बनाया है, अब वही योगी मॉडल यूपी और वहां के लोगों के लिए नए नए निवेश लाने वाला है। सिंगापुर से लेकर जापान तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लिए निवेश लाने में जुटे हैं, एमओयू साइन कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव पुराने एमओयू की याद दिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेर भी रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि हालांकि इन सब के बीच योगी का मिशन निवेश जारी है। ये मुख्यमंत्री की टोक्यो पहुंचने की तस्वीरें हैं, जहां योगी आदित्यनाथ का गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। टोक्यो में वाइस गवर्नर जुनिची इशिदेरा और भारतीय समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री का ग्रैंड वेलकम किया। जापान पहुंचते ही योगी ने जापान की धरती से श्री राम का नाम लिया और ट्वीट कर लिखा कि उगते सूरज की नमो मेशी भूमि को प्रभु श्री राम की पावन धरा के आदित्य का नमस्कार। एक तरफ सीएम योगी सिंगापुर से लेकर जापान तक निवेश की डील साइन कर रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इस पर सवाल उठा रहे हैं। एक्स पर उन्होंने लिखा है कि निवेश के नए आंकड़े देने से पहले पुराने समझौतों की सच्चाई जनता को बताइए। अखिलेश यादव कुछ भी कहें, लेकिन योगी सिंगापुर और जापान से बड़ी यूपी में निवेश की बड़ी डील कर चुके हैं। सिंगापुर से 60,000 करोड़ के एमओयू साइन, जापान में 8 बड़ी कंपनियों से मुलाकात। सिंगापुर से लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी में निवेश, जापान में डेटा सेंटर से ऑटोमोबाइल तक फोकस। सिंगापुर से जेवर एयरपोर्ट के पास इंटरनेशनल टाउनशिप, जापान में आर्थिक सहयोग और निवेश पर खास चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विदेश दौरे से निकल कर आ रही तस्वीरों ने अब ये साबित कर दिया है कि उनका जलवा सिर्फ यूपी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो ग्लोबल तौर पर ट्रेंड कर रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट और योगी योगी के नारे सुनिए। ये भारत नहीं सिंगापुर है, जहां पर लोगों ने शानदार तरीके से योगी का स्वागत किया। योगी को अपने बीच देखकर प्रवासी भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह छा गया। यूपी में हर महिला को सुरक्षा देने वाले सीएम योगी में सिंगापुर में रह रही महिला को भाई का स्वरूप दिखने लगे और मंच पर आकर उनको राखी बांधी, जिन्होंने उनको हंसते हंसते बंधवा दिया। तो वहीं आयोजन में एक बच्ची मुख्यमंत्री का स्केच बनाकर लाई थी, जिस पर योगी ने अपना ऑटोग्राफ देकर उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी। बुलडोजर बाबा की जय। सिंगापुर ही नहीं, जापान में भी सीएम योगी को लेकर लोग उत्साहित हैं। ये प्रवासी भारतीयों का वीडियो है, जो बुलडोजर बाबा और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। 2027 में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती किस रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगी, ये तो अभी साफ नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव ने उनके गुरु को हाईजैक करने का प्लान जरूर तैयार कर लिया है। सपा कांचीराम जयंती को पूरे प्रदेश में मनाने की तैयारी में जुटी है। अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी से पीडीए दिवस के तौर पर मनाने वाली है। 15 मार्च को होने वाली कांशीराम जयंती को समाजवादी पार्टी पीडीए दिवस के रूप में मनाएगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से सभी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को पत्र भेजा गया है। इसके जरिए सपा दलित समाज के बीच एक बड़ा संदेश देना चाहती है कि कैसे कांशीराम विरोधी होने के बावजूद नेताजी की विचारधारा के हिमायती थे। कांशीराम ने ही दिसंबर 1993 में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनाई। यानी कि साफ है कि इस बार अखिलेश यादव पूरी तरह से दलितों को अपने पाले में करने के लिए हर तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। इसे मायावती के गुरु यानी कांशीराम को हाईजैक करने की कोशिश मानी जा रही है, ताकि अखिलेश यादव मायावती के दलित वोट बैंक में सेंध लगा सके। एनसीईआरटी के 8वीं क्लास की किताब में एक चैप्टर को लेकर अब बवाल खड़ा हो गया है और मामला इतना बढ़ गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एनसीईआरटी की उस किताब का संज्ञान लिया है। कहा कि वो किसी को भी इस संस्था को बदनाम करने की अनुमति नहीं देंगे। हम आपको बता दें कि दरअसल एनसीईआरटी ने क्लास 8th की सोशल साइंस की नई किताब जारी की है। किताब में पहली बार जुडिशरी में करप्शन पर एक सेक्शन जोड़ा गया है। बुक में एक चैप्टर का नाम है हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका, जिसमें सिस्टम की कमजोरियों और लंबित मामलों के बारे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालतों तक कितने केस पेंडिंग हैं। इतना ही नहीं, बल्कि किताब में जुडिशियल में करप्शन की बात भी कही गई है। जुडिशरी में, माफ कीजिए, जुडिशरी में करप्शन यानी भ्रष्टाचार की बात भी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अब सरकार संशोधन को तैयार हो गई है। अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली के समयपुर बादली में आज सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां एक कैमरे में महिला और उसकी 3 नाबालिग बेटियों की लाश मिली। कमरे में, माफ कीजिए, सभी के गले धारदार हथियार से कटे हुए थे। सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया।
वहीं मृतक के रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जैसे ही सुबह रिश्तेदार महिला के घर पहुंची तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। आनन फानन में पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। तो एक लेडी है जिनका नाम अनीता है, अपने 3 बेटियों के साथ उनकी डेड बॉडी यहाँ पे पाई गई। सबके थ्रोट स्लिट किए हुए हैं और हस्बैंड मौके से यहाँ से फरार है। पुलिस अब आरोपी पति की तलाश कर रही है। हत्या के बाद से ही आरोपी फरार है। ये वही कमरा है जिस कमरे में ये हत्या की गई। 4 हत्या मुनचुन केबट जो सब्जी का कारोबार करता है, उसकी पत्नी और 3 बच्चियां इसी कमरे थी और शार्प वेपन से गला रेत कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में मातम पसरा है। पड़ोसियों का कहना है कि परिवार में आए दिन झगड़ों की आवाजें सुनी जाती थी, लेकिन इतना बड़ा कदम उठाया जाएगा इसका किसी को अंदाजा नहीं था। हरियाणा के फरीदाबाद के बिट्टू बजरंगी अधिकारियों से खफा हैं। दरअसल बीते दिनों शादी करने गए गौरक्षक बिट्टू को न सिर्फ बिना दुल्हन के वापस लौटना पड़ा था, बल्कि वो ठगी का शिकार भी हो गए थे। मामले को लेकर जब वो पुलिस के पास पहुंचे तो उनका पूरा जो मामला था वो डिस्क्लोज हो गया और अब वो वायरल भी हो गया। जिसके बाद बिट्टू बजरंगी एसपी दफ्तर पहुंचकर फूट फूट कर रोने लगा, जिस पर अधिकारी उन्हें सांत्वना देने लगे। वैसी शक्ति आ जाए यार। बिट्टू बजरंगी के आंसू की वजह है उनकी शिकायत और सबूतों को लीक करना, क्योंकि जहां वो शादी करने पहुंचे थे वहां ना तो कोई लड़की थी और ना ही शादी का इंतजाम। बिचौलिए को पैसे दिए वो अलग। मामला लीक हुआ तो सोशल मीडिया पर हंसी के पात्र बने। कह रहे लड़की कहाँ से है, वो 2 बच्चों की माँ है, 13 साल की लड़की है, सारा डाटा मैंने ले लिया। बिट्टू इसे गो तस्करों का हनी ट्रैप बता रहे हैं। जो पिक्चर चल रही है, जो साजिश चल रही है, सामने आए। काला आदमी होगा, गलत आदमी होगा, वो छुपता डोलेगा, भगता डोलेगा। देखते हैं पुलिस अब थाना प्रभारी और बिचौलिए पर क्या कार्रवाई करती है। इस साल होली पर मुसलमान गुजिया से इफ्तार करेंगे, ये हम नहीं कह रहे। ऐसी सलाह उत्तर प्रदेश के गोंडा के एसपी राधेश्याम राय ने मुसलमानों को दी है और उनका कहना है कि हिंदू दिन में होली खेलें, शाम को गुजिया से मुसलमानों को इफ्तार कराएं, ताकि रंगों के त्योहार में किसी तरह का कोई उपद्रव न हो। गोंडा में शांति समिति की बैठक में एएसपी ने सलाह दी कि रंग नहीं खेलने वाले मुसलमान घर में रहें, हिंदू शाम को गुंजिये से मुसलमानों को इफ्तार कराएं। जो होली न खेले घर से ही न निकले, क्योंकि होली मस्ती का त्योहार है। वो नहीं देखता कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। इसके पीछे पुलिस का तर्क है कि समाज में भाईचारा बना रहेगा, होली के दिन होने वाला सांप्रदायिक तनाव नहीं होगा, लोग अमन चैन से त्योहार मनाएंगे। मुसलमानों ने भी पुलिस की इस अपील का स्वागत किया है। बहुत अच्छा मैसेज है, देश के लिए अच्छा मैसेज, समाज के लिए अच्छा मैसेज है। तो हम नहीं निकलेंगे घर से, और क्या सही है। और अगर हमको मंजूर है कोई बात नहीं है। त्योहार है, अगर कहीं में रंग भी लग गया तो उससे क्या हो जाता है। पुलिस की इस पहल की सराहना हो रही है। हिंदू और मुसलमान दोनों का कहना है कि आपसी भाईचारे के लिए इस तरह की पहल जरूरी है। और इस समय की बड़ी खबर बता दें, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर गंभीर आरोप, विदेशी फंडिंग लेने का आरोप लगाया गया है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने यह आरोप लगाया है। बच्चों से शिक्षा के नाम पर धोखे का आरोप, शंकराचार्य लिखने पर रोक का भी दावा। करप्शन होता है, हवाला का पैसा लिया जाता है, कई करोड़ रुपए इधर से उधर होता है। इनका सीवीओ लेखाधिकारी साहब लिख रहा है, उसके साइन में दिखाए और मैंने दे दिए विवेचनाधिकारी को भी, और सभी चीजें मैंने उपलब्ध कराई हैं। इनके यहाँ भ्रष्टाचारी शादी के नाम पर, विवाह के नाम पर पैसा लिया जाता है, कई लाख रुपए गमन कर लिया जाता है, तो तमाम भ्रष्टाचारी हो रही है। उत्तर प्रदेश में आज इनकम टैक्स के अधिकारियों के एक्शन से हड़कंप मच गया। सोनभद्र से लेकर लखनऊ तक खनन माफियाओं के यहाँ छापेमारी की गई। बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह भी इस एक्शन से अछूते नहीं रहे। ये कार्रवाई इतने सीक्रेट तरीके से हुई कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। क्योंकि आयकर विभाग के अधिकारी जिन गाड़ियों में बैठकर निकले थे उनमें शादी का कार्ड लगा था। शादियों का सीजन चल ही रहा है, तो बाराती बने अधिकारी जब गाड़ियों से निकले तो किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। सोनभद्र जनपद का ओबरा नगर क्षेत्र जो है खनन व्यवसायियों का आवासीय परिसर है और वहीं पर एक छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। आईटी के रडार पर बसपा विधायक उमाशंकर भी थे। यहाँ भी सुबह सुबह गाड़ियों का एक बड़ा काफिला अचानक से उनके घर पर आ पहुँचा। सिर्फ घर ही नहीं, उमाशंकर सिंह के अलग अलग ठिकानों पर, उनके ऑफिस पे, उनके दूसरे आवास पर ये छापेमारी हुई है। आप देखिए तस्वीरों में तो गाड़ियों से पहुँचे हुए हैं 8 गाड़ियों से इनकम टैक्स के लोग। इस कार्रवाई से सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया है। अगली खबर बिहार के नालंदा से, जहां मस्जिद के पास एक बारात में डीजे बजाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। बारातियों ने डीजे बंद कर दिया और उसके बाद भी कट्टरपंथियों ने बारातियों पर ईंट पत्थर बरसाए।
जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। डीजे की धुन पर थिरक रहे बाराती इधर उधर भागने लगे और पत्थरबाज मस्जिद से ताबड़तोड़ पत्थर फेंकते रहे। सड़कों पर बिछे ये पत्थर बताने के लिए काफी है कि यहाँ किस कदर उत्पात मचा है। जानकारी के मुताबिक मस्जिद के पास डीजे बजाने को लेकर कहासुनी हुई। बारातियों ने डीजे बंद कर आगे बढ़ना चाहा, लेकिन इसी दौरान 50 से 60 लोगों की भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। आरोप है कि बारात में शामिल हिंदू महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की गई। पथराव के बाद इलाके में भगदड़ मच गई। भाई का शादी था और इसी में वहाँ पर बहुत सारा मुस्लिम लोग था। ईंटा पत्थर से पथराव करने लगा। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि हमला साजिश के तहत किया गया, नहीं तो इतनी ज्यादा मात्रा में ईंट पत्थर कहां से आ गए। पलानी के साथ हुआ है, पलानी के साथ हुआ है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर शादी के जश्न में ये धुन कट्टरपंथियों को क्यों इतना चुभ गई कि नौबत यहां तक आ पहुंची। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ 2028 की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। आयोजन की जगह से नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने के लिए एक बड़ी कार्रवाई की है और अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चलाया। इस कार्रवाई में एक आश्रम पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ। यहाँ 54 कमरों वाला 3 मंजिला भवन बनाया गया था, जिसमें एसी और नॉन एसी कमरे थे। इस भवन में अवैध रूप से होटल संचालित किया जा रहा था। प्रशासन के अनुसार 3 मंजिला होटल करीब 10,000 से 15,000 वर्ग फुट क्षेत्र में बनाया गया था। नरसिंह घाट रोड पर करीब 60 बाई 80 फीट के आश्रम और लगभग 80 बाई 150 फीट क्षेत्र में बनी अवैध धर्मशाला को हटाया गया। इन लोगों को पहले से नोटिस जारी कर समय दिया गया था, लेकिन निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं हटाए जाने पर कार्रवाई की गई। प्रशासन के अनुसार करीब 180 हेक्टेयर में फैले सिंहस्थ क्षेत्र में साधु संतों के डेरे, टेंट और श्रद्धालुओं की पार्किंग व्यवस्था के लिए खुला स्थान आवश्यक है। इसी उद्देश्य से ये अभियान चलाया जा रहा है। त्योहारों के मौसम में मिलावटखोर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग ने भी अब कमर कस ली है और इसी कड़ी में आज सहारनपुर से लेकर नोएडा तक खाद्य सुरक्षा विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर मिलावटखोरों पर स्ट्राइक की। दूध, दही, पनीर, रसगुल्ला कुछ भी ठीक नहीं है। सबके सब नकली और मुनाफा कमाने की तैयारी थी, लेकिन खाद्य सुरक्षा विभाग ने सब पर पानी फेर दिया। सहारनपुर में मानकों के विपरीत दूध भंडारण करने वाले गोदाम पर छापा मारा तो देखा कि करीब 2000 लीटर दूध टॉयलेट के बिल्कुल पास रखा हुआ था। जंग लगे हुए गंदे कंटेनरों में दूध था। वहीं करीब 6.5 क्विंटल मिलावटी पनीर की जेसीबी ने कब्र खोदी। यूपी के हापुड़ में एक मकान से 13 कुंतल रंगीन कचरी बरामद की गई, जिसमें अत्यधिक मात्रा में केमिकल कलर मिलाया गया था। तो वहीं संबल में 250 किलो केमिकल युक्त रसगुल्ले नष्ट किए गए, जो आपकी थाली तक पहुंचाने की कोशिश थी। वहीं ग्रेटर नोएडा के एक गांव में भी करीब 200 किलो पनीर पकड़ा गया, जिसके सैंपल जांच के लिए भेजे गए और बाकी पनीर को नष्ट कर दिया गया। त्योहारों के मौसम में मिलावटखोरी पर सख्ती जारी है। रंगों के इस त्योहार में सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। अगली खबर कानपुर से, जहां प्रणवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जेसीबी मशीन की चपेट में आने से एक छात्र की मृत्यु हो गई। इससे आक्रोशित छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसे काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। देखिए पुलिस कैसे छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। डर से छात्र इधर उधर भाग रहे हैं। लाठीचार्ज में कई छात्रों के घायल होने की खबर है, जिससे स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि कैंपस के भीतर चल रहे निर्माण कार्यों के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है। छात्रों ने मृतक के परिवार के लिए उचित मुआवजा, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और भविष्य में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग कर रहे हैं। बवाल बढ़ने के बाद कॉलेज परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि फिर से कोई अप्रिय घटना न हो। यह हादसा शैक्षणिक संस्थानों के भीतर चल रहे निर्माण कार्यों की निगरानी और छात्रों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में टेस्ट ड्राइव के बहाने गाड़ी लूटकर फरार होने का एक मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने कार शोरूम को निशाना बनाया। ग्राहक के वेश में पहुंचे बदमाश एक एसयूवी की टेस्ट ड्राइव पर निकले थे, लेकिन ये सभी टेस्ट ड्राइव की आड़ में इस एसयूवी को लेकर ही फरार हो गए। ये बदमाश शाम के वक्त से शोरूम में पहुंचे थे और एक के बाद एक कई गाड़ियों की जानकारी लेने लगे। शोरूम स्टाफ उसकी पसंद की गाड़ियों को सड़क पर ले आता है और टेस्ट ड्राइव करने के लिए कहता है। स्टाफ के गाड़ी से उतरते ही एक बदमाश ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है, लेकिन इससे पहले कि स्टाफ पीछे की सीट पर बैठता, बदमाश के दूसरे साथी तेजी से पिछली सीट पर बैठ जाते हैं। गाड़ी में जगह नहीं होने पर स्टाफ साथ नहीं जा पाता और इसी का फायदा उठाकर बदमाश गाड़ी लेकर फरार हो जाते हैं। शोरूम संचालक ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है और पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों के सुराग तलाश रही है। शराबबंदी वाले राज्य बिहार से शराब तस्करी की कई अजीबोगरीब तरीके तो आपको हम दिखाते ही रहते हैं, लेकिन अब कटिहार में शराब तस्करी के एक ऐसे रैकेट का खुलासा हुआ है जिससे हर किसी को चौंका दिया है। ये देखिए, इन शराब तस्करों ने ट्रेन में ही तहखाना बना दिया।
लोकल ट्रेन के बोगी के नीचे एक पहिए के पास एक होल किया है और शराब का पाताल लोक बना दिया। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि कई शराब की बोतलें छिपा रखी थी। उत्पाद विभाग की टीम ने जब ट्रेन के निचले हिस्से को खंगाला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे जवान ट्रेन के सक्रिय हिस्सों में रेंगते हुए शराब बरामद कर रहे हैं। हाँ, निकाला सर। हाँ है। उत्पाद विभाग और रेलवे पुलिस के इस जॉइंट रेड में बंगाल से आने वाली इस ट्रेन से 83 लीटर शराब जब्त की है। इसकी कीमत 80,000 रुपए बताई जा रही है। होली से पहले ट्रेन से शराब तस्करी की इस टेक्निक के आगे तो पुष्पा भी फेल है। पश्चिम बंगाल में ट्रैक पर बम होने की खबर मिली है। समय की बड़ी खबर, बीरभूम जिले में सेंथिया का ये पूरा मामला। रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर दूर छानबीन जारी है। रेलवे ट्रैक की इस समय छानबीन की जा रही है। मौके पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और जीआरपी मौजूद है। ट्रेनों की आवाजाही को रोक दिया गया है। ट्रैक पर बम होने की खबर के बाद पुलिस अब एक्शन मोड में है। जीआरपी वहां पर मौजूद है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवान यहां मौजूद हैं। अमेरिका में स्टेट ऑफ द यूनियन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में 8 युद्ध रुकवाने की बात दोहराई, लेकिन इस बीच उन्होंने एक ऐसा दावा भी किया जिसके बाद पाकिस्तान की खूब किरकिरी हो रही है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप दूसरे कार्यकाल के पहले स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अपने 1 साल के कार्यकाल में हुए ऐतिहासिक बदलावों की तारीफ की। साथ ही एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का क्रेडिट लिया। लेकिन इस बार के दावों में उनकी एक बात से उन्होंने एक ऐसी बात कर दी जो फिर सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल उन्होंने कहा कि अगर मैं युद्ध नहीं रोकता तो पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ की मौत हो जाती। ट्रंप के इस दावे से अब पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। जो शहबाज और मुनीर ट्रंप के आगे पीछे करते नहीं थकते थे, ट्रंप के एक बयान ने उनकी सारी चापलूसी की हवा निकाल दी है। अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के जवाब में अब अफगानी सेना एक्शन में नजर आ रही है। अफगानी सेना ने बॉर्डर यानी डूरन लाइन पर पाकिस्तानी आर्मी की चौकियों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इन हमलों में कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा भी अब किया जा रहा है। अफगानिस्तान ने डूरन लाइन के पास एक साथ कई पाक चौकियों पर हमला बोला है। रॉकेट लॉन्चर और गन्स के साथ ही अफगानी सेना यहां हैवी आर्टिलरी लेकर मैदान में उतर गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेनाएं उराखा बॉर्डर, जक्का खेल, वरघा, शाहकोट और लंदी कोटल इलाकों में आमने सामने हैं और दोनों तरफ से हैवी शेलिंग की जा रही है। पाकिस्तान ने टीटीपी और आईएसकेपी के नाम पर अफगानिस्तान में ताबड़तोड़ हवाई हमले किए थे, लेकिन नंगरहार और पंक्तिता प्रांतों में हुई स्ट्राइक में आम लोगों को भी बड़े पैमाने पर मौत हुई थी, जिसके बाद गुस्साए पठानों ने मुनीर की सेना के खिलाफ जबरदस्त हमला बोल दिया है और पाकिस्तान की कई चौकियों को ध्वस्त करने और पाक सैनिकों की मौत का वीडियो जारी किया है। लेकिन मुनीर भला क्यों मानेंगे, जैसे अपने सैनिकों को ही पहचानने से इनकार कर दिया था। दिल्ली में बीती रात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वकील पर जानलेवा हमला हुआ। राहुल फतेहपुर और रवीन बॉक्सर नाम के गैंगस्टर ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इसके लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। वहीं पोस्ट में कहा गया है कि दीपक खत्री लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है और उसके लिए मुखबिरी करता था। इसी आरोप के चलते उस पर गोली चलवाई गई। हालांकि इस दावे की अभी तक पुलिस की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस सोशल मीडिया पर डाले गए इस पोस्ट की जांच कर रही है। वहीं जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि पोस्ट करने वाले अकाउंट्स असली हैं या फर्जी, या उनका इस हमले से कोई सीधा संबंध है या नहीं। हमले में इस्तेमाल हथियारों, हमलावरों की पहचान और इसके पीछे की संभावित साजिश को लेकर भी जांच जारी है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े जरूरी डिजिटल सबूतों को खंगाला जा रहा है ताकि ये स्पष्ट किया जा सके कि इस हमले के पीछे कौन है। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की हर एंगल से जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक स्कूल के अंदर तेंदुआ दिखा। स्कूल शुरू होने से पहले ही आदमखोर की दस्तक से इलाके में दहशत फैल गई। सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम फौरन मौके पर पहुंची, जो स्कूल के पीछे कैंपस में लगे कैमरे में कैद हो गई, जहां एक तेंदुआ पहले चहलकदमी करता हुआ स्कूल के अंदर घुसा, फिर थोड़ी देर बाद वो बाहर निकलकर दूसरी तरफ भाग गया। तेंदुए के इस तरीके से स्कूल में घूमने की तस्वीर सामने आने के बाद बवाल मच गया। स्कूल को एहतियातन खाली करवाया गया, स्टूडेंट की छुट्टी कर दी गई। स्कूल प्रशासन ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग को दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए गाजियाबाद वन विभाग के साथ साथ मेरठ से भी विशेषज्ञ टीम को बुलाया गया। प्रेमिसेस के अंदर हमारा स्टाफ और पुलिस का स्टाफ है, ऊपर हाई राइज बिल्डिंग में बालकनी में है। वो लोग लगातार नजर रखे हुए हैं उस एरिया में जहाँ पे लास्ट उनको मूवमेंट दिखा था। तेंदुए को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए जाल और अन्य उपकरणों के साथ सर्च अभियान चलाया गया। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद उसे पकड़ लिया गया।
उत्तराखंड से लेकर महाराष्ट्र तक एक बार फिर खूंखार का खौफ फैला हुआ है। आम लोगों की जान को खतरा बरकरार है। कई लोगों को अलर्ट किया गया है तो कहीं आदमखोर को पकड़ने की तैयारी चल रही है, क्योंकि रिहायशी इलाकों में बाघ और तेंदुए की एंट्री खतरनाक साबित हो सकती है। 3 शहर और एक जैसा खौफ, कहीं बाघ या तेंदुआ ना आ जाए। एक बाघिन जिसके साथ 2 बच्चे हैं, वो उसकी मूवमेंट लगातार दिखाई दे रहा है। कोई भी कार्य है अपने सूर्यास्त से पूर्व कर लें और सूर्यास्त के बाद कोई भी आरक्षित वन क्षेत्र की ओर बिल्कुल ना जाए। ये अनाउंसमेंट इसलिए क्योंकि यहाँ एक मासूम की बाघ के हमले में मौत हो गई थी। घटना के बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर है। कई टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। उधर उत्तराखंड के अल्मोड़ा में 2 तेंदुए आबादी वाले इलाके में घूमते सीसीटीवी में कैद हुए हैं, जिसके बाद से लोगों में दहशत फैल गई। वैसे इससे पहले भी कई रिहायशी इलाकों में तेंदुआ दिख चुका है। वहीं महाराष्ट्र के नासिक में भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 33 स्पेशल पिंजरे बनाने का फैसला लिया है, ताकि पकड़े गए तेंदुओं को सुरक्षित रखा जा सके। ये तीनों घटनाएं साफ संकेत देती है कि जंगल से निकलकर खतरनाक जानवर आबादी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो खतरा बढ़ रहा है। देखना होगा कि समाधान कब निकलेगा। बरसाना की लट्ठमार होली आज पूरे विधि विधान और उत्साह के साथ शुरू हो गई। सुबह से ही बरसाना की गलियां रंग और उमंग से सराबोर नजर आईं। हर तरफ गुलाल उड़ता दिखा और तो और श्रद्धालु ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते और होली के गीत गाते नजर आए। ब्रज की धरती पर होली कोई त्योहार नहीं, ये परंपरा है, ये पराक्रम है और ये प्रेम की सबसे अनोखी जंग है। जहाँ राधा रानी के गांव में खेली जाती है दुनिया की सबसे अलग लठमार होली। कृष्ण के रंग में रंगे नंदगांव के हुरियारे जब बरसाना पहुंचते हैं तो गोपियों के हाथों में होती है लाठियां और सर पर ढाल लिए भागते हैं हुरियारे। ये कोई मार नहीं, ये सदियों पुरानी परंपरा है और आज भी लोग इसे निभा रहे हैं। देखिए कैसे गजबन का घूंघट किए महिलाएं हुरियारों पर लठ बरसा रही है और वो इनसे बचते नजर आ रहे हैं। 40 दिन तक पूरा ब्रज रंगों में डूब जाता है। मथुरा से लेकर वृंदावन तक हर गली हर चौक बस होली ही होली। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने इस अद्भुत आयोजन का भरपूर आनंद लिया। गुरुग्राम के कॉर्पोरेट दफ्तर में उस समय हड़कंप मच गया जब इमारत को बम से उड़ाने की धमकी मिली। लेकिन हैरानी की बात यह है कि धमकी किसी साजिश के तहत नहीं, बल्कि गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए दी गई थी। दरअसल अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए कंपनी की बिल्डिंग को धमकी भरा मेल भेज दिया। जांच में जो सामने आया उससे पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल पुलिस की गिरफ्त में ये वही आरोपी है जिसने कंपनी को धमकी भरा मेल भेजा, क्योंकि आरोपी अनिकेत का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ विवाद चल रहा था। उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड 24 फरवरी को DLF ओरिजिन सेंटर में एक कंपनी में इंटरव्यू देने जा रही है। अपनी गर्लफ्रेंड को इंटरव्यू देने से रोकने के लिए अनिकेत ने बिल्डिंग की ईमेल ID खोजी और बम होने की झूठी सूचना भेज दी ताकि इंटरव्यू रद्द हो जाए और लड़की उससे मदद मांगे। ये सिरफिरा आरोपी लंदन की एक यूनिवर्सिटी से LLM की पढ़ाई कर चुका है। गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में कानूनी सलाहकार के रूप में कार्यरत है। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। अब हम आपको सावधान करने वाली खबर दिखाना चाहते हैं। पैसे का लेन देन आप जब भी करें तो आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जालसाज साधारण प्रिंटर से भी नकली नोट छापकर बाजार में कारोबार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर पुलिस ने नकली नोट छापने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है और 12,000 के नकली नोट के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस गिरफ्त में खड़े ये तीनों आरोपी बेहद शातिर हैं। ये लेन देन में नकली नोट देकर कितने लोगों को चूना लगा चुके हैं। अब नकली नोट की छपाई का डेमो देखिए। प्रिंटिंग मशीन से पहले नोट एक साइड की कॉपी करता है, फिर दूसरे साइड की, उसके बाद इस नकली नोट की कटिंग करता है, फिर इस नोट को बाजार में फैला देता है। आरोप है कि गिरफ्तार लोगों ने एक सब्जी विक्रेता को 500-500 रुपए के नकली नोट दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। इनके पास से 12,000 रुपए के नकली नोट और 14,000 के अर्ध छपे हुए नोट मिले। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भूपेंद्र यादव, राकेश यादव और कुंवर पाल के रूप में हुई। पुलिस इन लोगों से जुड़े हुए बाकी लोगों की तलाश कर रही है। उड़ीसा में रिश्वतखोरी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने विजिलेंस डिपार्टमेंट के साथ ही सरकार के भी होश उड़ा दिए हैं। यहाँ खनन विभाग के उप निदेशक की महज 30,000 रुपए की रिश्वतखोरी की ट्रेल से करोड़ों रुपए के काले साम्राज्य का खुलासा हुआ है, जिसे ओडिशा के विजिलेंस के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी नकद बरामदगी मानी जा रही है। कोयले की काली कमाई से यह काला साम्राज्य खड़ा करने वाला शख्स है देवव्रत महांती। उसके पाप का घड़ा तब भर गया जब विजिलेंस ने एक लाइसेंसी कोयला विक्रेता की शिकायत पर कार्रवाई की। टीम ने घर में जिस हिस्से में हाथ डाला वहां से नोटों के बंडल बरामद होने लगे। बेड से, सूटकेस से, अलमारी से, डब्बों से 500-500 की गड्डियां निकलने लगी। विजिलेंस ने एक साथ भुवनेश्वर स्थित फ्लैट, भद्रक स्थित पैतृक आवास और कटक स्थित कार्यालय में छापा मारा।
टीम नोटों के अंबार के सामने मशीन लेकर गिनने बैठी तो देखते ही देखते आंकड़ा 4 करोड़ के पार पहुंच गया। कार्यालय के दराज और उनके पास से 1.20 लाख रुपए नगद मिले। 2400 वर्ग फुट में बना एक भव्य 2 मंजिला मकान, करीब 130 ग्राम सोना भी जानकारी मिली है। इस छापे के बाद से घूसखोर अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन लेने के लिए एसीबी और विजिलेंस को फ्री हैंड दे रखा है। इसी कड़ी में सरगुजा में एक रिश्वतखोर एसआई रंगे हाथों पकड़ा गया। टीम ने जैसे ही एसआई की जेब से निकाले रुपए पानी में डाले, रंग बदल गया और इसके साथ ही बदल गया एसआई अब्दुल मुनाफ के चेहरे का रंग। इससे पहले जब शिकायतकर्ता एसीबी की टीम के साथ पहुंचा तो एसआई साहब रिश्वत लेने की बात झुटलाने लगे। हमारे पास रिकॉर्डिंग तो मेरा है क्या रिकॉर्डिंग उसमें सब है, आपका उसको कुछ हो गया, हम सुनाएंगे ना आपको। मेरा रिकॉर्डिंग सुनाइए तो सर। एसआई साहब बचकर भाग न सके तो एसीबी के अधिकारियों ने चारों तरफ से घेर रखा था, लेकिन एसआई साहब रिश्वत लेने से इनकार करते रहे। लेकिन अगले ही पल अधिकारियों ने नोटों का बंडल उनकी जेब से बरामद कर लिया। ये केमिकल वाले वही नोट निकले जो एसीबी ने शिकायतकर्ता को रिश्वत के तौर पर देने के लिए दिए थे, जिसके बाद इन साहब पर एक्शन ले लिया गया। आपने कभी सुना है कि किसी भारतीय परिवार ने ब्रिटिश हुकूमत को कर्ज दिया हो? बिल्कुल मत चौंकिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के सीहोर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां 109 साल पहले 35,000 का कर्ज दिया गया था और अब उसका सूद समेत हिसाब करने की तैयारी हो रही है। ये कहानी शुरू होती है प्रथम विश्व युद्ध के दौर में, जब भोपाल रियासत की नवाब सुल्तान जहां बेगम के बाद प्रदेश के दूसरे सबसे अमीर शख्स सेठ जुम्मा लाल रूठिया ने ब्रिटिश हुकूमत को उनके मैनेजमेंट के लिए 35,000 रुपए का कर्ज दिया था। अंग्रेज देश छोड़कर चले गए, हुकूमतें बदल गई, लेकिन सीहोर के इस रईस परिवार के पास आज भी वो दस्तावेज मौजूद हैं जो गवाही देते हैं कि उस ऐतिहासिक लेन देन की। सन 1917 में मेरे दादाजी स्वर्गीय सेठ जुम्मा लाल जी रूठिया ने ब्रिटिश हुकूमत के संचालन के लिए 35,000 रुपए का कर्जा दिया था। दादा जुम्मा लाल के पोते विवेक रूठिया इस हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक एक संप्रभु राष्ट्र अपने पुराने कर्जों को चुकाने के लिए बाध्य है और सेठ जुम्मा लाल के पोते ब्रिटिश क्राउन को लीगल नोटिस भेज रहे हैं। करोड़ों की इस देनदारी पर अब सबकी नजरें टिकी हैं। देखना ये होगा कि क्या ब्रिटेन का शाही परिवार सीहोर के इस परिवार का कर्ज लौटाएगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में छोटे भाई के प्रेम विवाह की सजा बड़े भाई को मिली। लड़की पक्ष के लोगों ने बुलडोजर से बड़े भाई का घर गिरवा दिया। घेघोली गांव में बनिया सिंह गुर्जर के भाई रामलखन सिंह गुर्जर ने अपने ही समाज की किरण गुर्जर से प्रेम विवाह कर लिया। इसकी जानकारी जब किरण गुर्जर के पिता गिरिराज गुर्जर को लगी तो वहां अपने साथियों के साथ रामलखन के बड़े भाई बनिया गुर्जर के घर पहुंच गए। गिरिराज गुर्जर बुलडोजर लेकर पहुंचा था। इसके बाद गिरिराज गुर्जर ने जेसीबी की मदद से प्रेमी के भाई का घर को धराशायी कर दिया। 5 महीने तक पूरा परिवार डरा सहमा इधर उधर समय काटता रहा। अब 5 महीने बीत गए, तब बनिया सिंह गुर्जर हिम्मत जुटाकर पुलिस के पास पहुंचा। गुस्से में आकर और ऐसी घटना के प्रतिरूप में लड़की के जो ससुर, जो उनके छोटे भाई के ससुर है, उन्होंने इनके मकान को जेसीबी से तोड़ दिया। बनिया सिंह गुर्जर की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक सौतेली मां ने 3 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार करके अब जांच शुरू कर दी। नाम क्या नाम है तुम्हारा? सौतेली मां ने जो इस मासूम के साथ किया और भी विचलित करने वाला है। पूजा को लगता था उसका पति सौतेली बेटी को ज्यादा प्यार करता है। इससे नाराज होकर उसने रात के वक्त जब उसका पति बाहर गया, बेटी अदिति को जमीन पर पटक दिया। पास में रखी कुल्हाड़ी से उसको काट दिया। पति ने जब ये देखा तो शोर मचाया। तब पूजा वहाँ से भागने लगी। तब उसे ग्रामीणों ने दौड़कर पकड़ लिया। हत्या में तंत्र मंत्र की आशंका भी जताई जा रही है। घर में जिस जगह लाडो की हत्या की गई, वहाँ पूजा घर है। उसके शरीर पर लगे सिंदूर के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि सिर को काटने के लिए पहले सिंदूर लगाया गया था। बच्चे को इतनी बुरी तरह से मारने के बाद भी इस महिला के चेहरे पर एक पछतावा नहीं है। सौतेली बेटी के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। अभियुक्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। हैवान मां पुलिस की गिरफ्त में है और हर एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से है, जहां चाय के लिए खाकी का खौफनाक चेहरा दिखा। आरोप जीआरपी जवान पर लगा है और अब स्टेशन पर दुकानदार की पिटाई का वीडियो खूब वायरल भी हो रहा है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि जीआरपी जवान वेंडर से चाय बनाने को कहता है, लेकिन दुकान की सफाई कर रहा वेंडर थोड़ी देर ठहरने को कहता है। भाई साहब टाइम होगा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। वेंडर के इस जवाब से जीआरपी जवान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। भद्दी भद्दी गालियां देने लगता है। वेंडर को मारने दौड़ता है। देखिए कैसे कॉलर खींचकर थप्पड़ मार रहा है।
हंगामा बढ़ा तो कुछ और जीआरपी जवान पहुंच गए, लेकिन किसी ने गालीबाज हाथी को शांत नहीं कराया। उल्टे वेंडर को ही धमकाते रहे। देखिए कैसे जीआरपी जवान वेंडर की मोबाइल छीन लेता है और चाय पिलाने को कहता है। तो बन जाने दो मेरी कम से कम। ये वर्दी वाले गुंडे नहीं तो कौन है? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वेंडर कुछ गलत कर रहा था तो उसे रोकना चाहिए था। एक कप चाय के लिए बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए था। मध्य प्रदेश के जबलपुर से बुजुर्ग पर बेरहमी से हमले का मामला सामने आया है। हालांकि कुछ ही घंटों में पुलिस ने आरोपियों को लंगड़ा बना दिया, जो कान पकड़कर फिर माफी मांगते नजर आए। कल तक जो दबंगई दिखा रहे थे वो शायद भूल गए थे कि ये मोहन फोर्स है जो अपराधियों को सरेआम जुलूस निकालकर सबक सिखाती है। कान पकड़कर लंगड़ाते हुए चल रहे इन गुंडों ने एक बुजुर्ग कारपेंटर को ठेला ऑर्डर के बहाने बुलाकर लाठी रॉड से हमला कर दिया। हमले में बुजुर्ग के हाथ और पैर में फ्रैक्चर हो गया, लेकिन अब ये खुद भी लाठी के सहारे चलने को मजबूर हो गए हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी 2 मुख्य आरोपी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। हालांकि गुंडों का ये जुलूस उनके लिए चेतावनी भी है और प्रदेश में कानून के एक्शन का ट्रेलर भी। अब देखना होगा कि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां फरवरी महीने में मई जून वाली तपिश महसूस हो रही है। साल फरवरी महीने में घाटी का तापमान सामान्य से 8 से 12 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, जो चिंता का सबक है और इसके कारण दिन में तपिश का एहसास हो रहा है। श्रीनगर में दिन का तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस, पहलगाम का 17.5 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग का 25 डिग्री सेल्सियस और कटरा का 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 8 से 12 डिग्री ज्यादा है। फर्स्ट टाइम कश्मीर वैली में इतनी हीट देखने को मिली है। अगर हम 2016 में कुछ रिकॉर्ड्स थे तो वो सब भी ब्रेक हो चुके हैं। घाटी के मौसम में हो रहे इस बदलाव से यहाँ के लोग चिंतित हैं, क्योंकि फरवरी में मई जून वाली गर्मी पड़ रही है। बरसात में पिछले साल 50 से 85% की कमी दर्ज की गई है। क्लाइमेट चेंज का असर आप देख सकते हैं कि कश्मीर घाटी आपको पूरी दिख रही है, कहीं पे भी आपको बर्फ नहीं दिख रही है। फरवरी महीने में जम्मू कश्मीर में गर्मी का एहसास एक आंकड़ा नहीं है, ये एक चेतावनी है। और यही हाल रहा तो घाटी का भविष्य पानी में लिखा जाएगा, क्योंकि बर्फ तेजी से पिघलेगी और कई समस्याएं अपने साथ लेकर आएगी। रेलवे फाटक तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन क्या कभी ऐसा फाटक देखा है जहां सिर्फ एक रस्सी के सहारे फाटक को बंद किया जा रहा हो और वो काम कोई और नहीं बल्कि रेल कर्मी ही करने के लिए मजबूर हो? ये तस्वीर संभल से सामने आई है, जहां रेलवे क्रॉसिंग पर ना तो स्वचालित गेट है, ना मजबूत बैरिकेडिंग। सिर्फ एक रस्सी के सहारे फाटक बंद किया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन धीमी स्पीड में चल रही है और दोनों तरफ 2 कर्मचारी रस्सी बांध देते हैं। ट्रेन क्रॉसिंग पार करती है, फिर वही कर्मचारी दोबारा ट्रेन में चढ़ जाता है। ये 40 सेकंड का वीडियो बेहद जोखिम भरा है। इससे न सिर्फ उस रेल कर्मी की बल्कि आपकी भी जान खतरे में पड़ सकती है। ऐसे जुगाड़ से जरा सी चूक बड़े हादसे को जन्म दे सकती है। जरूरत है कि रेलवे प्रशासन इस तरह की क्रॉसिंग पर स्थायी और सुरक्षित समाधान सुनिश्चित करे। बिहार में शराबबंदी के बावजूद तस्कर शराब की सप्लाई के लिए कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं, और ऐसी ही एक तस्वीर अब सामने आई है, जहां एक ऑटो में बेहद ही चालाकी से शराब की बोतलें तस्करी कर लाई जा रही थी, जिसे देखकर पुलिस वाले भी चौंक गए। देखिए किस तरीके से मैजिक ऑटो के आगे शराब की बोतल डालकर लाया जा रहा था। इतना ही नहीं बल्कि ड्राइवर की सीट के नीचे एक तहखाना बनाया गया था, जहां पर दर्जनों शराब के पैकेट और बोतलें रखी हुई थी। हर ब्रांड की शराब मौजूद है। केवल एक सीट ही नहीं बल्कि दूसरी सीट के नीचे भी इसी तरीके से शराब की तस्करी की जा रही थी। दरअसल होली के मौके पर बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद वहां इसकी मांग बढ़ जाती है। तस्कर इसका फायदा उठाकर भारी मात्रा में शराब दूसरे राज्यों से मंगाकर यहां स्टोर करते हैं और होली वाले दिन 3 गुना दाम में वसूलते हैं। और यही वजह है कि इस दौरान सुरक्षा बलों ने भी चेकिंग अभियान बढ़ा दिया है। लेकिन तस्कर इन शराब की बोतलों को बिहार के कई शहरों तक पहुँचाने के लिए नायाब तरीके अपनाते हैं। धार्मिक नगरी उज्जैन का नाम लेते ही सबसे पहले बाबा महाकाल की छवि सामने आती है। महाकाल की नगरी में एक और धाम इन दिनों खासी चर्चा का विषय है। यहाँ इन दिनों शिवलिंग का ऐसा श्रृंगार किया गया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। नोटों से सजे बाबा बुद्धेश्वर महादेव के श्रृंगार ने हर किसी को हैरान कर दिया। मंदिर और शिवलिंग को पूरे 1,31,00,000 रुपए के नोटों से सजाया गया है। 20, 50, 100, 200 और 500 रुपए के नोटों के साथ सिक्कों से मुकुट, हार और आकर्षण लड़ियां भी बनाई गई हैं। करीब 48 घंटे की मेहनत और 7 कलाकारों की टीम ने इस भव्य सजावट को तैयार किया। वैसे पिछले 5 वर्षों से नोटों से श्रृंगार की परंपरा है।
साल 2024 में 51 लाख, 2025 में 1,21,00,000 और अब 2026 में 1,31,00,000 रुपए से ये ऐतिहासिक श्रृंगार किया गया है। खास बात यह है कि भक्तों द्वारा चढ़ाई गई राशि आयोजन के बाद उन्हें वापस लौटा दी जाती है। महाशिवरात्रि से पहले शुरू हुआ ये मेला 14 दिनों तक चलता है। श्रद्धालु बाबा के इस अनोखे रूप के दर्शन कर भाव विभोर हो रहे हैं। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार।